मुझे पता है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं। वे सब सर्प बन गए पर तुम सर्प न बन सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जिन नहीं हैं, आप इन लोगों के हैं। दादी माँ, मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो एक बात बता दूं कि शैतान मेरे दिमाग पर कब्जा कर सकता है और उस वक्त मैं जो कुछ भी करूँगा तुम्हें मेरे बारे में दोबारा जरूर सोचना पड़ेगा। अब जो मन में आएगा वही करूँगा, मैंने कहा और उनके कमरे से बाहर आ गया। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। बिस्तर पर लेटे लेटे ये विचार चल रहे थे और तभी अचानक मेरे दिमाग में एक नया विचार आया और मैं इस विचार पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। थोड़ा विचार करना था और फिर काम शुरू करना था और दूसरे दिन मैंने बड़े ध्यान से तैयारी शुरू की। इमारत के इस दूसरे हिस्से में, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस हिस्से में कई पेड़ थे। झाड़ियां बुरी तरह से उखड़ी हुई थीं और सूखी टहनियों के ढेर थे। सूखे पत्तों के ढेर लगे थे। मैंने बड़ी सावधानी से कैसर खां के साथ ढेर सारी सूखी टहनियां इकट्ठी की और उन्हें इस तहखाने की सुनसान इमारत में भरना शुरू किया। मैंने कोशिश की कि किसी को पता न चले। वैसे भी ताया अबू को अंदर ही छोड़ देता था। सुबह माली बाबा के आने पर ही क्यारियों का ख्याल आया, नहीं तो बाकी लोग अंदर ही समय बिताते रहे। मैंने सूखी टहनियां इकट्ठी की और अंदर ले आया और फिर आसपास के सूखे पत्तों के ढेर भी इकट्ठे कर लिए। कैसर खान ने एक ही बार पूछा था, साहब बोलेंगे तो बाहर से मजदूरों को बुला लूंगा, आप खुद ऐसा क्यों कर रहे हैं? यार, कैसर खान बस काम करने की कोशिश कर रहा है। कैसर खान ने मेरी बात मानी हो या न मानी हो, लेकिन बेचारा कुछ पूछ न सका और मेरा तो सौभाग्य ही था कि मैंने जो कुछ किया वह छिपकर किया। जरा सी मिट्टी वगैरह उड़ी होगी, लेकिन बाहर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। काम हो गया। इमारत के अंदरूनी हिस्से में जहां बेसमेंट का रास्ता था और जहां बिल्ली सिफोना पाई गई थी और वह मेरे हाथ से मारी गई, वह हिस्सा अब सूखी टहनियों से भर गया था। मैं सारा दिन घर पर ही बिताता था, कोई खास काम नहीं था। मैं आवेग में काम कर रहा था। ये रात थी। अन्न आदि का सेवन किया। सरफराज भाई की वजह से घर के माहौल में थोड़ी उदासी छा गई थी। हीरा और सुल्ताना बहुत अच्छे स्वभाव की लड़कियां थीं। युवा होते हुए भी मुझे उनकी नज़र में कोई चोर नहीं मिला। 11:30 बजे होंगे। बिल्डिंग में रहने वाले अपने कमरों में सोने चले गए थे। मैं बाहर आ गया। मेरे एक हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल और जेब में माचिस थी। मैं चुपके से वहां पहुंच गया। मैंने इन सूखे पत्तों पर लगभग आधी बोतल छिड़क दी और फिर बाकी को डाल दिया। मिट्टी के तेल की गंध फैल गई थी और मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एक माचिस की तीली जलाई और सूखी टहनियों और पत्तों में आग लगा दी और फिर पूरी माचिस फेंक दी। पत्ते सूखे थे और हवा चल रही थी, इसलिए आग सेकेंडों में लगी और कुछ ही पलों में अंदर फैल गई। धुएं का गुबार हवा में उठ गया और पत्तियों की पीली रोशनी ने वातावरण को रोशन कर दिया। मैं कैसर खान के पास भागा। कैसर खान का ठिकाना यहाँ से काफ़ी दूर था। हालांकि इस बात के चांस नहीं थे कि आग पेड़ों तक फैलेगी, लेकिन अगर होती तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस आग को बुझाया जा सकता था। मुझे जो करना था मैंने किया था। कैसर खान भी घबरा कर उठा और तभी उसके मुंह से पहली चीख निकली, आग आग। और फिर मेरे आश्चर्य करने के लिए उसने मुझे देखा। आग लग गई। मैंने कैसर खान का कंधा दबाया और शांत रहने को कहा। हवा एकदम से रुक गई थी, नहीं तो पूरी संभावना थी कि आग पूरी इमारत में फैल जाती। कुछ देर बाद अंदर भी शोर हुआ। ताया अबू दानिया हीरा सुल्ताना को लेकर दौड़ता हुआ आया। वे सभी भयभीत थे। ताया अबू ने कहा, साहब फायर ब्रिगेड को बुलाओ, आग लग गई। ताया अबू, आग बहुत तीव्र नहीं है। यह आग कैसे लगी कि यह फैलती नहीं? ताया अबू ने चिंतित स्वर में कहा। मैं आग पर पूरी तरह नज़र रख रहा था। मुझे अंदाजा था कि आग नहीं फैलेगी, लेकिन तब मैंने मोबाइल फ़ोन पर पूछताछ से भी सावधानी से फायर ब्रिगेड का नंबर लिया और फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। अचानक मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैंने इमारत से अनगिनत परछाइयाँ निकलते देखीं। इनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी थे। ये सभी बिल्डिंग से बाहर भाग रहे थे। बाकी लोगों की ओर जो मेरे साथ थे, मैंने चिंता से देखा, लेकिन उनके भावों से ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि वे भी इन भगोड़ों को देख रहे हैं।
मैं अब उनकी चीखें और आवाज़ें भी सुन सकता था। भगवान का शुक्र है कि मैं ये सब देख और सुन रहा था। कैसर खां भी चुपचाप खड़ा आग को देख रहा था। भगोड़ों की संख्या बहुत अधिक थी। उनमें से कुछ गेट की तरफ भागे हुए थे तो कुछ दीवार फांद रहे थे तो कुछ दूसरी तरफ मुंह किए हुए थे। वे लोग भागते रहे। आग अच्छी तरह से जल गई लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं फैली। जब हवा चली तो मुझे लगा कि आग फैल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने दादी अम्मा से कहा कि मैं कुछ करूँगा, अब मुझसे कोई शिकायत न करे। मैं जलती आग को देखता रह गया। आग तेजी से जल रही थी और धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और फिर एक फीकी चमक के अलावा कुछ नहीं बचा था। इस आग से टूटी हुई इमारत को क्या नुकसान हो सकता है, सिवाय इसके कि उसकी रोशनी की कमी कुछ बढ़ गई थी। मेरा दिल एक बार इमारत के दूसरे हिस्से में जाने की इच्छा करने लगा, जो हमारे लिए आरक्षित था और जो अब तक निर्जन पड़ा हुआ था। मैं देखता हूँ कि इस इमारत से भागने वालों का क्या हुआ, लेकिन तब सामान्य ज्ञान ने मेरी थोड़ी मदद की। अब इस तरह जान जोखिम में डालना उचित नहीं था, इसलिए मैं धैर्यवान था। इसी बीच दमकल की 2 गाड़ियाँ आ गईं और हमें उनकी ओर मुड़ना पड़ा। फिर रात करीब 4:30 बजे तक आग बुझा रहे थे। आग इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए उसे जल्दी बुझा लिया गया। वे अपना काम खत्म करके वापस चले गए। उनके जाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। हालांकि ताया अबू ने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि वहां आग कैसे लगी, लेकिन मैंने अपनी बेगुनाही का इजहार किया था, जैसा कि दूसरे कर रहे थे। हालांकि कैसर खान की आंखों में भलाई का भाव था। मैंने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, रेस्ट इन पीस कैसर खान, सुबह मिलेंगे। क्या मैं चाय के लिए आऊं? सर, अब कौन आराम करेगा और देखेगा कि उन्हें आराम करने दिया जाता है या नहीं? मैंने मुस्कुरा कर कैसर खान की तरफ देखा। यह अकेला आदमी था जो कुछ हद तक मेरा विश्वास पात्र था। मैंने सोचा कि मैं सुबह उनसे इस मामले पर चर्चा करूंगा। देखें कि बाकी रात कैसे जाती है।